जैसे कि आपने देखा होगा कि कितनी तत्परता से वायु प्रदूषण के ऊपर चर्चा करने वाले प्रोटेस्टर्स को पुलिस ने पकड़ा और जिसमें बहुत सारे लोग थे, लेकिन पटाखे फोड़ने वाले तो के ऊपर तो तत्परता उन्होंने नहीं दिखाई। अगर आपकी हवा जो है 400 पार है, अब की बार 400 पार ऐसे ही है, और फिर भी अगर लोग मास्क नहीं पहने तो उनको लग रहा है कि नहीं, हवा तो 200 है, क्योंकि सरकार के मॉनिटर में तो 200 आ रहा है। और श्रद्धा श्रद्धा इतनी ज्यादा है मॉनिटर्स पे, तो फिर हम वो करते हैं। तो सबसे पहले आप पे इंडिविजुअल रिस्पॉन्स को वो हार्म करता है, जो कि एक क्रिमिनल एक्ट है, क्योंकि आप लोगों को, बच्चों को आप एक पॉइजनस टॉक्सिक एयर दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि नहीं नहीं, पॉइजनस नहीं, पी लो बेटा। दिल्ली का प्रदूषण अपना प्रदूषण है। मैं ये नहीं कहता कि दिल्ली में लाहौर की हवा के कारण दिल्ली प्रदूषित हो रही है या कहीं और कारणों से दिल्ली की हवा प्रदूषित हो रही है। सबका प्रभाव है, सबका, क्योंकि असल में हवा का कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं होता। कोई टोल टैक्स देकर के हवा को नहीं आना पड़ता नोएडा से दिल्ली की तरफ है। और इस साल तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि कोर्ट्स, जो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी सरकार मतलब गवर्नेंस नहीं है, लेकिन इतने सालों से वो इंटरवीन करता था, लेकिन इस बार तो उसने भी जो है बहुत ही एक रिग्रेसिव स्टेप्स उठाए हैं, दो तीन, जिसके बारे में शायद हम लोग आज चर्चा कर भी सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं नीतीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और आज मेरे साथ हैं विमलेंदु झा, जो लंबे समय से दिल्ली में पर्यावरण के लिए लड़ते भिड़ते रहे हैं और उन्होंने वायु प्रदूषण, नदी प्रदूषण, यमुना के लिए उन्होंने यमुना जियाओ अभियान एक चलाया है। औद्योगिक कचरे के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता पर के लिए काम किया है। और हम लोग ये जो समझना चाह रहे हैं आज उनसे बातचीत करके, वो एक कमन फिल्म के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि जिसमें मुजफ्फर अली की फिल्म है, जिसमें गाना है, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, फिर क्या है, इस शख्स इस शहर का शान क्यों है, निशान सा क्यों है। तो दिल्ली में इस वक्त जो है, हालांकि वो बहुत पुरानी फिल्म है पर फिर भी वो बॉम्बे के टैक्सी ड्राइवर के बारे में, तो दिल्ली में इस समय वो शेर बिल्कुल लागू होता है हम सब पर। और आधा शहर शायद खांस रहा है, जो लोग जिनको अस्थमा है वो सब बहुत परेशान हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, आंखें सबकी जल रही हैं और ये दिक्कतें हैं। और उसको लेकर खास तौर पर सवाल इस बात को लेकर है कि सरकार उसके लिए क्या कर रही है। क्योंकि पहली जो विमलेंदु, उसमें समझना चाहूंगा इस बात को कि जो है ये हर साल दिल्ली में ये नौटंकी होती है। और ये इसमें हम जो मतलब जो ये मतलब आदमी कर रहा है, इंसान कर रहा है, या ये प्रकृति के कारण ऐसा हो रहा है। देखिए, ये हम इसको सोचते हैं कि ये हर साल होता है, ये हर साल नहीं होता है, साल भर होता है और सालों साल होता है। बहुत बार हम इसको सिर्फ अक्टूबर के महीने में इसको पहचान पाते हैं, क्योंकि वो दिख जाता है, विजिबल हो जाता है प्रदूषण अक्टूबर नवंबर के महीने में, क्योंकि ज्योग्राफिकल कारण है, मेट्रोलॉजिकल कारण है, ठंड जो है वो बढ़ जाती है, विंड का डायरेक्शन जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, विंड विंड का स्पीड कम हो जाता है। लेकिन इसको हम हमेशा, अगर इसको सिर्फ हम एक पीरियोडिक इश्यू मानेंगे, कि हम ये सोचेंगे कि एक आंशिक रूप से सिर्फ 2-3 महीने या 4-6 हफ्ते हफ्ते की बीमारी है जो शहर को ग्रसित करती है, तो वो सही बात नहीं होगी, क्योंकि सच्चाई ये है कि पूरे साल जो है दिल्ली की एयर क्वालिटी पुअर कैटेगरी में ही रहती है। पिछले 2 वर्षों में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जबकि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो गुड में गया हो, गुड का मतलब 50 से कम। और उससे ऊपर कहाँ तक जाता है, तो अगर आप देखें तो कुछ वर्षों से जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग जो पैरामीटर्स हैं, जो मापदंड है, तो पहले 999 तक था, उसको तो सबसे पहले 500 कर दिया गया। तो अब जो है मीटर आपको 500 तक ही दिखाता है, जो सरकारी तंत्र के जो मॉनिटर्स है। दूसरा चीज ये है कि मॉनिटर्स, अगर आप, अभी एक नया चीज है कि सरकार जो करती है कि मॉनिटर बंद कर दें तो क्या होगा, तो मॉनिटर जो है, जो सुप्रीम कोर्ट में भी सबमिशन किया है सरकार ने और एमाइकस ने, कि बहुत सारे मॉनिटर्स जो है दिवाली की रात और इसके बहुत बाद बहुत समय तक जो है वो डेटा ही नहीं मिलता है हमें, मॉनिटर्स मॉनिटरिंग स्टेशन ही काम नहीं करते। इनफैक्ट कल भी जो है लगभग 7-8 घंटे तक जो है एयर क्वालिटी मॉनिटर्स काम नहीं कर रहे थे। तो वो दूसरा चीज है कि मॉनिटर ही बंद कर दो तो पता कैसे चलेगा लोगों को कि एयर क्वालिटी कितनी खराब है। और तीसरी जो है कि एयर क्वालिटी मॉनिटर्स पे अगर हम पानी का छिड़काव कर दें तो तब भी नहीं पता चलेगा। तो ओवरऑल जो है, अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ हफ्तों से, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस साल दिल्ली की हवा अच्छी हो गई है। तो उनका और कारण वो दे रहे हैं कि कंपैरेटिव डेटा बिटवीन लास्ट ईयर और दिस ईयर। लेकिन अगर आप देखें, अगर आप मॉनिटरिंग स्टेशन ही बंद कर देंगे, आप मॉनिटरिंग स्टेशन पे पानी छिटका छिड़काव करेंगे,
आप असल में आप पोल्यूशन को तो आपने नहीं दबाया, आपने डेटा दबा दिया। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि ये सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, ये पूरे के पूरे रीजन की समस्या है। इन द सेंस ऑफ कोर्स दिल्ली का प्रदूषण अपना प्रदूषण है। मैं ये नहीं कहता कि दिल्ली में लाहौर की हवा के कारण दिल्ली प्रदूषित हो रही है या कहीं और कारणों से दिल्ली की हवा प्रदूषित हो रही है। सबका प्रभाव है, सबका। क्योंकि असल में हवा का कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं होता। कोई टोल टैक्स देकर के हवा को नहीं आना पड़ता नोएडा से दिल्ली की तरफ, इन दैट सेंस। लेकिन लार्जली जो है वो दिल्ली के अपने लोकल लोकल सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन जो है, जो लोकल पोल्यूटेंट्स हैं, वो स्थिर हो जाते हैं, वो डिस्प्लेस नहीं हो पाते हैं इन इन कुछ हफ्तों में, ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण, वातावरण के कंडीशन के कारण, वेदर कंडीशन के कारण। और साथ ही साथ यही चीज जो है, हम दिल्ली को अलग से देखते हैं क्योंकि दिल्ली राजधानी है और राजतंत्र निवास करता है यहाँ पे। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखें तो गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद, उसकी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है एक जैसी है। तो हमें सबसे पहले तो ये समझ बनानी बहुत आवश्यक है कि ये सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि राजधानी क्षेत्र का एक प्रॉब्लम है। और कम से कम इन पांच पांच शहर जो हैं, जो गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा, दिल्ली और गुड़गांव, इनका ये कॉमन एक 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 प्रॉब्लम है जिसको हम साल दर साल देखते हैं। और इसके प्रति हमने देखा है कि अ, मतलब पॉलिटिकल विल, जो इच्छा शक्ति जो है, वो कहीं से नहीं दिखती है। और इस साल तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि कोर्ट्स, जो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी सरकार मतलब गवर्नेंस नहीं है, लेकिन इतने सालों से वो इंटरवीन करता था। लेकिन इस बार तो उसने भी जो है बहुत ही एक रिग्रेसिव स्टेप्स उठाए हैं, दो तीन, जिसके बारे में शायद हम लोग आज चर्चा कर भी सकते ये जो दिलचस्प बात है जो आप कह रहे हैं कि जो जैसे सरकार ये बहुत दुनिया भर में अब जानी जाती है इस बात के लिए कि वो या तो डेटा चोरी करते हैं, डेटा छिपाते हैं, डेटा को तोड़ मरोड़ते हैं, डेटा को डिनाई कर देते हैं कि तो ये जो मशीनों पे पानी छिड़क के जो है ये जुगाड़ जुगाड़ के जरिए जो अपने आप को मासूम साबित करने की जो कोशिश है, जबकि विदेशी की जो मापक हैं AQI के, वो 800 से 1000 तक जा रहे हैं और आपके बता रहे हैं कि आप दिल्ली में रह सकते हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर आप बीमार हैं तो शायद छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए दिल्ली जो है। तो हैं। उसमें उसमें जो अब बात ये आती है कि ये तो अब ऐसा है तो अब इसके लिए क्या किया जा सकता है, इसका रास्ता क्या, क्योंकि ये एक सांस लेना मेरे ख्याल से मतलब एक बुनियादी अधिकार है मनुष्य का, अगर उसको जैसे कि राइट टू एक और गाना है ना, सांस लेना भी कैसी आदत है, तो ये वो भी एक गाना है। तो सांस लेना भी कैसी एक आदत है। उसपे सबसे महत्वपूर्ण बात, डेटा क्यों इम्पोर्टेंट है। सिर्फ एनवायरमेंटल रीजन से डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। दो चीजें ट्रिगर करता है यूजली डेटा, एक इन्फॉर्म सोसाइटी में, एक साइंटिफिक सोसाइटी में, एक रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी में, एक समाज में। एक तो सबसे पहले एटलीस्ट एयर एयर क्वालिटी इंडेक्स के डेटा के बेसिस पे पब्लिक हेल्थ एडवाइजरीज इश्यू होते हैं। अगर आप कोई सा भी मॉनिटर मॉनिटर देखेंगे या आप किसी मीडिया रिपोर्ट में भी आप देखेंगे, तो डेटा के साथ साथ उसके प्रोपोर्शनेट एक्शन पॉइंट्स लिखे होते हैं पब्लिक हेल्थ एडवाइस की। तो इस पूरे के पूरे विश्व में जो एयर क्वालिटी पैरामीटर्स जब बने, तो और वो जो चाहे वो गुड हो, सेटिस्फैक्टरी हो, पुअर हो, वेरी पुअर हो, सिवियर हो और हैजर्डस हो, उसके अगेंस्ट में पब्लिक हेल्थ एडवाइस था। क्योंकि ये नंबर सिर्फ नहीं है इसका। देयरफॉर अगर आप उसको छिपाते हैं तो आप लोगों को कहते हैं कि आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी हवा जो है 400 पार है, अब की बार 400 पार ऐसे ही है, और फिर भी अगर लोग मास्क नहीं पहने तो उनको लग रहा है कि नहीं, हवा तो 200 है क्योंकि सरकार के मॉनिटर में तो 200 आ रहा है। और श्रद्धा श्रद्धा इतनी ज्यादा है मॉनिटर्स पे, तो फिर हम उसको करते हैं। तो सबसे पहले आप पे इंडिविजुअल रिस्पॉन्स को वो हार्म करता है, जो कि क्रिमिनल एक्ट है। क्योंकि आप लोगों को, बच्चों को आप एक पॉइजनस टॉक्सिक एयर दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि नहीं नहीं, पॉइजनस नहीं, पी लो बेटा, आप सांस ले लो, ये सुन लो, एज इफ देयर इज नथिंग रॉन्ग इन द एयर। दैट्स वन। दूसरा, तंत्र जो है वो जन के साथ एक तरह से और उनकी सेहत के साथ, खासतौर पे बच्चों के साथ और बीमार क्रिमिनल को क्रिमिनल नेग्लिजेंस है और एक तरह से आपराधिक conspiracy है। आपराधिक खिलवाड़ कर रहा है दरअसल इसको जी इस जी। तरह से। और दूसरी दूसरी चीज ये है नीतीश, कि डेटा जो है, डेटा आपके पॉलिसी और एक्शन को जो है वो निर्धारित करता है। क्योंकि बहुत बार आप देखते हैं तो एक जैसे कि दिल्ली में भी पिछले कुछ वर्षों से डिसीजन सपोर्ट सिस्टम करके एक चीज है, जिससे पता चलता है कि कौन से सोर्स से हमारा सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है।
या फिर एयर क्वालिटी मॉनिटर से हमें पता चलता है हॉटस्पॉट्स की, दिल्ली में 13 हॉटस्पॉट्स हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पे प्रदूषण ज्यादा है, सुबह में प्रदूषण ज्यादा होता है या शाम में ज्यादा होता है, मार्च के महीने में ज्यादा है या अक्टूबर के महीने में ज्यादा है, प्रदूषण बढ़ने का अक्टूबर में हमारे स्टबल बर्निंग से क्या क्या उसका उसका योगदान है, या फिर टेम्परेचर से क्या योगदान है। तो डेटा का एनालिसिस जो है पूरे के पूरे एक रीजनल या फिर लोकल प्लानिंग को और उसके प्रोपोर्शनेट उसी के अनुसार के एक्शन प्लान निर्धारित करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डीएसएस सिस्टम हमें अगर बताएगा कि 40 से 50% प्रदूषण दिल्ली शहर में जो है वो वाहनों से होता है, तो आपको लगता है कि वाहन, तो फिर आप देखेंगे कौन से वाहन, फिर उसमें आप देखेंगे नहीं प्राइवेट वाहन या फिर टू व्हीलर वाहन या फिर पुराने वाहन या डीजल वाहन या कमर्शियल वाहन वगैरह वगैरह। और फिर उससे आप निर्धारित करेंगे कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है। फिर उसी डीएसएस से जो जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है उससे पता चलेगा कि दिल्ली की अगर आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक कर दिया, लेकिन अगर आपने गुड़गांव और फरीदाबाद और नोएडा के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक नहीं किया तो उसका उसका क्या असर है। वो क्या कारण है कि आपकी जो आपका आनंद विहार है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित क्यों रहता है, तो कोई ना कोई कारण होगा। तो डेटा की महत्ता जो है वो सिर्फ एक अंक मात्र नहीं है, बल्कि ये दोनों आयाम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है, एक स्वास्थ्य स्लैश एडवाइजरी का और दूसरा डिसीजन मेकिंग पॉलिसी स्लैश एक्शन का। और इसलिए डेटा को मैनिपुलेट करना, आप अपने इमेज सेविंग के लिए डेटा को सेव कर रहे हैं, डेटा को आप थोड़ा कम दिखा रहे हैं, आप अच्छा स्कोर नहीं लाना चाहते, तो वो एक बहुत ही एक इररिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस मैं कहूंगा इसको कहते हैं। ये जो बीच में और भी जैसे कि सिवा एक्यूआई मशीन जहाँ पे वो नापते हैं वहाँ पे पानी छिड़कने के अलावा उन्होंने जो है कुछ कई और भी मेजर्स इस तरह के, जैसे मैं बीच बीच में कई बार देखा सड़क पे वो चलते रहते हैं कि जो पानी फुहारें निकलती रहती हैं उसमें से, और बीच में उन्होंने कृत्रिम बारिश करवाने की कोशिश भी की और वो नहीं हो पाई दिल्ली पे। तो और ये दिवाली पे जो पटाखों के नाम पे जो ग्रीन पटाखे नाम का जो एक अजीब सी बात हुई, हालांकि मुझे समझ नहीं आता कि आतिशबाजी को लेकर उसकी हिंदू अस्मिता से कितना मतलब है, क्योंकि आतिशबाजी तो शुरू में तो थी नहीं, ये तो मुगल और तो उनके आने के साथ उनको चीनी ज्यादा है। चाइनीज स्रोत है, पर यहाँ पे लाने वाले तो ये सब हाँ उसके साथ आई थी। तो उसमें उसको लेकर हिंदू जो उसको कहते हैं कि हम भी साबित करना चाहते हैं कि हाँ हम भी हैं, तो उसको लेकर ऐसा मुद्दा क्यों बनाया जाता है। तो ये सब भी मामला है कि सांप्रदायिक भी है मामला, फिर उसके बाद राजनीति वाला मामला है, फिर आप लोगों को नाखुश नहीं करना चाहते ये भी है। पर उसका अंत में ये है कि ये सब ये सब करने के बाद भी नतीजा शायद वही है कि हम उसी चौराहे पे खड़े हुए हैं जो जहाँ पे हम सालों से हैं दरअसल देखा जाए तो इसके बीच के इसका रास्ता क्या है आपके हिसाब से भी मिले तो? देखिए, सबसे पहले जो पटाखों की बात है, पटाखों की चर्चा इसलिए नहीं इम्पोर्टेंट है कि सबसे ज्यादा प्रदूषण पटाखों से होता है, क्योंकि पटाखे तो 2 दिन 4 दिन 6 दिन, चाहे वो दिवाली हो या क्रिसमस हो या फिर बकरीद हो या फिर गुरु पर्व हो, उसमें बजेंगे और शादियों में बजेंगे। वो नहीं है कि हम उसको कहते हैं कि पटाखे मेन कारण है, लेकिन पटाखे दिवाली के दिन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 25 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ जो है ये अगर आप ऑलरेडी एक आईसीयू में हैं तो आप पटाखों के ऊपर जो कवायद करने की जो बात है उसको धर्म और संस्कार से जोड़ना। आपके बच्चे को अस्थमा है लेकिन आपने उसको एक पॉइजनस फुलझड़ी हाथ में पकड़ा दिया है क्योंकि आपका धर्म खतरे में है। और इसी मुद्दे पे जब सरकार कहती है कि इतने साल, जब कोर्ट्स इतने साल बैन लगाने के बावजूद जो है पटाखे फूटे, इस साल उन्होंने बैन उठा लिया और कहा कि ग्रीन फायर क्रैकर, जबकि सरकार को भी पता है और कोर्ट्स को भी पता है कि ग्रीन फायर क्रैकर नाम की कोई चीज होती नहीं। मतलब अगर अगर सक्सेसफुल भी है तो 30% है, अगर कम करेगा भी तो 30% होगा। इस साल जैसे कि आपने देखा होगा कितनी तत्परता से वायु प्रदूषण के ऊपर चर्चा करने वाले प्रोटेस्टर्स को पुलिस ने पकड़ा, और जिसमें बहुत सारे लोग थे, लेकिन पटाखे फोड़ने वाले तो के ऊपर तो तत्परता उन्होंने नहीं दिखाई। तो प्रदूषण कर्ता पे आपका कोई वो पोल्यूटर के ऊपर कुछ कदम नहीं उठाना है आपको, लेकिन पोल्यूशन के अगेंस्ट जो बात कर रहे हैं उनके ऊपर आपको एक स्टेट जो है अपने वायलेंट ब्रेजन एक्ट दिखाता है। इन सबों में चाहे पटाखे की बात हो, स्टबल बर्निंग की बात हो, क्योंकि एक चीज और है, अभी चर्चा उठ पे भी चलेगी।
एक और है कि पटाखे को क्यों बदनाम करते हो? बदनाम करना है तो स्टबल बर्निंग को करो, क्योंकि सरकार जो है वहां पे केजरीवाल की है। और ये बहुत अच्छी चीज है। मुझे तो जैसे को तैसा तैसे वाली बात कभी कभी लगती है, पर मैं नॉट एज अ स्पेशलिस्ट, मैं एक विशेषज्ञ होकर के ये बात नहीं कह रहा हूँ, बल्कि एक सिटीजन होकर कहता हूँ कि जैसे को तैसा वाली बात अरविंद केजरीवाल जी के साथ हो रही है। क्योंकि 2022 तक भी उन्होंने जो अपना वृक्षारोपण की राजनीति की शुरुआत की थी, उन्होंने भी दिल्ली में कुछ नहीं काम किया, और सारे का सारा ठीकरा जो है उन्होंने पंजाब के फार्मर्स के ऊपर फोड़ा। तो अब जब उनकी सरकार वहां पे है तो बीजेपी कहती है कि सारा का सारा स्टबल बर्निंग के कारण प्रदूषण हो रहा है, जबकि गवर्नमेंट का के जो है बीजेपी शासित प्रदेश हैं ये सारे, पंजाब छोड़ के, और जितने भी डेटा जो है, जो गवर्नमेंट का डेटा है, वो कहता है कि आज तो 4% हुआ था। लेकिन वो डेटा कोई नहीं देखेगा, क्योंकि उनको ये देखना है कि भाई बदनाम करना है। और वो तरकीब जो है वो अरविंद केजरीवाल से ही रेखा गुप्ता ने भी सीखा है। तो इस समय समय ये है कि हम ना राजनीति में घुसते हैं। राजनीति अच्छी चीज है, वायु के ऊपर मुझे बहुत बार लोग कहते हैं कि आप पॉलिटिक्स, इसके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। मेरा कहना तो ये है कि इसके ऊपर पॉलिटिक्स बहुत होना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल इशू है। व्हाट इज पॉलिटिकल? पॉलिटिकल, पर्सनल इज पॉलिटिकल। और हवा से ज्यादा पर्सनल चीज क्या चीज हो सकती है? जो पब्लिक गुड के लिए वो तो उस पर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे फिर जो है। एब्सोल्युटली। एंड पॉलिटिक्स क्या है? अधिकार की बात है, आपके आपके हक की बात है, आपके गवर्नेंस की बात है। और ये एक, जब जब हम बात करते हैं कि बच्चों के सांस लेने के अधिकार, या वृद्धों के सांस लेने का अधिकार, या मेरे ही सांस लेने और आपके सांस लेने का अधिकार का, उसमें हम अपने राजनीतिक पार्टियों से, अपने प्रतिनिधियों से सवाल क्यों ना पूछे? और वो इसकी राजनीति नहीं करेंगे तो किसकी मतलब ये पुल की राजनीति, हेलीकॉप्टर की राजनीति, नौकरी की राजनीति, वो सब ठीक है। वो भी अपनी जगह पे कोई तर्क है, कोई कोई चीज है, एक सोशल फैब्रिक में ऑल दीज इश्यूज आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कहता कि रोटी कपड़ा मकान मुद्दा नहीं होना चाहिए, लेकिन मगर किसको पता था कि हवा हवा इतना बड़ा मुद्दा होगा, पानी इतना बड़ा मुद्दा होगा। रोटी कपड़ा मकान तो आप बाद में कर लेंगे, यहाँ हवा पानी गायब है। जो कहते हैं ना, हवा पानी इसका बंद कर दो, तो हवा पानी बंद हो चुकी है दिल्ली में। उस दिन बहुत आश्चर्यजनक था जब पुलिस ने एकदम लोगों पे जो प्रोटेस्ट करने आए थे उन पे एकदम लगभग हमला ही कर दिया। हमला था। मैं 4 घंटे तक मैं सड़क पे घूम रहा था, मुझे बवाना में जाके छोड़ा गया। और क्या, और 20 मिनट के अंदर, और राइट कंट्रोल, मतलब छोटे बच्चे महिलाएं थे, उनके ऊपर राइट कंट्रोल पुलिस, प्रदर्शनकारी से ज्यादा पुलिस पुलिस कर्मचारी थे वहां पे। और बसों में ऐसे फेंका गया जैसे सब्जी की बोरियां, ऐसे फेंके जा रहे थे बच्चों को और लोगों को। और फिर इसके बाद 4 घंटे, 4.5 घंटे तक दिल्ली की सड़कों पे, मतलब प्रदूषण के ऊपर हम वो कर रहे थे। और हमें क्या किया गया? दिल्ली के सबसे प्रदूषित एरिया, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, वहां ले जाके छोड़ा गया कि भाई अब लो। ये सबसे बड़ा सेंटर है, यहाँ पे आप रहिए। पर ये भी बड़ी बात है कि आप पे और बाकी लोगों पे यूएपीए नहीं लगाया गया इसके लिए कि भाई नहीं तो आप जो है ये भी मान लिया जाता कि तो उसमें भी क्या क्या कर लेते आप तो उसमें तो क्या फिर पता और क्या जावलिन बॉम्ब हुआ है और नेशनल सिक्योरिटी है। हाँ और क्या उसके तो कोई उसमें तो प्रोसेस ही पनिशमेंट होता है पनिशमेंट तो मतलब वो मतलब पता नहीं वो होता भी नहीं तो बात की बात है। तो ये बहुत दिलचस्प है कि लोग सड़क पर उतरे और उनको उनको लगभग आतंकवादियों की तरह जो है उनके साथ बर्ताव किया गया बच्चों के साथ और औरतों के साथ। लेकिन लोगों ने ठीक से इसको नहीं लिया। अगर आप देखें तो जो लोग एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के प्रति अपनी सद्भावना रखते थे, या फिर सिंपैथी था, इवन दे गॉट एजिटेटेड। तो वो ये जो चीज है, मीडिया कर्मी हो, बहुतों किसी को, तो एक तरह से जो 24 घंटे बाद उसके जो रिपल इफेक्ट्स थे, जो कि एक बहुत ही एक मतलब, बहुत बार इस लड़ाई में होता है कि आप अकेले हैं, आप चिल्लाते रहिए, आप बोलते रहिए, आपका तो काम है, आप पागल हैं। मतलब इन द सेंस की क्रेजी, पागल शब्द सही नहीं होता, क्रेजी शब्द अगर वो अंग्रेजी में कहें तो। लेकिन जिस तरह का सपोर्ट कॉमन सिटीजन से, क्योंकि आप देखें तो ये जो कोई प्रोफेशनल एक्टिविस्ट या एक्सपर्ट या एनवायरमेंटलिस्ट लोग नहीं थे, मतलब वो तो कोइंसिडेंस था कि मैं बस में मुझे बिठा लिया गया। लेकिन जो लोग सड़क पे थे वो नॉर्मल सिटीजन्स थे, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं थे, और वो फ्रस्ट्रेटेड थे कि भाई मतलब क्या, मतलब इसका आप सिर्फ कुछ बोलेंगे नहीं, आप मुंह बंद कर लेंगे, आप ना ग्रैप लगाएंगे ना ग्रैप 3 लगाएंगे। आप 15-10 दिन से लगभग जो एयर क्वालिटी मॉनिटर्स थे वो 400 प्लस बता रहे थे, लेकिन ग्रैप 3 नहीं लगा। फाइनली आज जाके जो है ग्रैप 3 इन्वोक हुआ है दिल्ली में, जबकि ग्रैप 4 लगना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो सरकारी एयर क्वालिटी मॉनिटर्स है, बंद करने के बावजूद जो है 450 की रीडिंग्स दे रहे हैं।
तो दैट इट शुड बी 450, और वो भी है कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। दिल्ली में अगर समझाना चाहें लोगों को तो ये अगर 100 में से कितनी फीसदी प्रदूषण कहाँ से आ रहा होता है वायु का? लगभग 40 से 50% जो है प्रदूषण वो वेहिकुलर पोल्यूशन है, जो कि प्राइवेट व्हीकल से है। दूसरा जो लगभग 20 से 30% प्रदूषण मान के चलिए कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन एक्टिविटीज, रोड साइड डस्ट है, उससे है। ओपन बर्निंग ऑफ गार्बेज, चाहे वो लोकल लेवल पे हो या फिर सेंट्रलाइज लेवल पे जो लैंडफिल्स में जो एमिशंस होते हैं उनसे है। कुछ प्रदूषण यहाँ के जो इंडस्ट्रियल एरियाज है उनसे उनसे है, बायोमास बर्निंग है, उस सब से है। और साथ ही साथ जो पेरिफेरी में जो कोल थर्मल पावर प्लांट्स है ना, वो 1 दर्जन कोल थर्मल पावर प्लांट्स है जो, और भट्टियां हैं कोई हीट की, जो कि 1 दर्जन से ज्यादा लगभग कोल थर्मल पावर प्लांट्स है। तो ये सारे जो है वो पेरिनियल सोर्सेस है, मतलब साल भर के जो सोर्सेस हैं, जो मैंने आपको कहा ये सारे हैं। और फिर जो है एपिसोडिक सोर्सेस, जिसको हम दिवाली मानिए या फिर स्टेबल बर्निंग है, तो स्टेबल बर्निंग का प्रभाव एक अच्छा खासा प्रभाव जो है, मेजॉरिटी नहीं लेकिन अच्छा खासा प्रभाव जो है 4 से 6 हफ्ते तक दिल्ली की आबो हवा पे या दिल्ली के आसपास के आबो हवा पे। और इसके रास्ते क्या हैं इससे निपटने के? देखिए बहुत बार लोग कहते हैं कि इसका कुछ गोवा चले जाइए, वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए, एयर प्यूरिफायर खरीद लीजिए। अ, मेरा तो कहना है कि प्राइवेट प्रॉब्लम किसी भी पब्लिक प्राइवेट सोल्यूशन नहीं हो सकता प्राइवेट पब्लिक प्रॉब्लम का। वी कैन नॉट हैव प्राइवेट सोल्यूशन टू अ पब्लिक प्रॉब्लम इन दैट सेंस। इसका सोल्यूशन बहुत ही बीजिंग ने किया है, बहुत सारे देशों ने किया है, लंदन ने किया है। तो फर्स्ट वन ऑफ द थिंग्स दैट वी विल हैव टू डू कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रेंथन करना बहुत ही जरूरी, और उसको हमें अफोर्डेबल, लास्ट माइल, जो बसों का नेटवर्क है, डेंस और सेफ करना सबसे आवश्यक चीज है, क्योंकि 40 से 50% प्रदूषण जो है आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आता है। साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन नॉर्म्स हैं जो बने हैं, जो जिसको आपको एग्जीक्यूट करना है, जिसको इम्प्लीमेंट करना है, और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज के लिए जो, चाहे वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो या फिर दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी हो, जिसमें 50% वैकेंसीज है, मतलब ये काम ही नहीं करती है ये सारी चीजें। सीएक्यूएम के पास पावर है, जो फूको कहते थे ना कि पावर इज नॉट व्हाट यू पोजेस बट पावर इज व्हाट यू एक्सरसाइज। तो पावर है लेकिन आप एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे तो क्या मतलब क्या फायदा आपको पावर देने का। तो सीएक्यूएम हैज बिकम सच अ स्ट्रॉन्ग बॉडी। तो कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन रिजीम जो है, डस्ट का जो रिजीम है, उसके ऊपर काम करना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ हमारे जो ग्लोबल कमिटमेंट्स हैं, कम से कम उसी बहाने जो कोल थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको चाहे शट डाउन कीजिए या उनको कहीं और लेके जाइए, या फिर उनके जो एमिशन स्टैंडर्ड्स है उसको मैनेज करना, उसको फिक्स करना, उसको मॉडर्नाइज करना बहुत ही आवश्यक है। और साथ ही साथ ऑफ कोर्स वेस्ट मैनेजमेंट और बाकी चीजें। लेकिन अगर मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी चीजें हम करते हैं, हमने कहाँ कहाँ नहीं दिल्ली में टनल खोद दिया है, किसी हर जगह हमने कितनी चीजें बना ली है। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी तो ये भी हो सकता है, क्योंककि सोर्सेस है, ये सोर्सेस हमें नोन है। आप दिल्ली में जब आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बैन लगाया डीजल डीजल बसेस के ऊपर, किसको लगता था कि ये सोल्यूशन होगा, लेकिन उससे उससे बहुत हद तक जो है अगला दशक जो है अच्छा बीता। उसमें सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट के कारण हुआ था वो, उसको एग्जीक्यूट भले ही शीलन सरकार ने करा हो, लेकिन वो सोच और वो विचार जो है वो सुप्रीम कोर्ट का था कि हम सीएनजी को इंट्रोड्यूस करेंगे। सो अगर जहां चाह वहां राह, लेकिन चाह होनी बहुत आवश्यक है, और चाह तभी होगी जब आप इसको एक बेइज्जती की तरह नहीं देखेंगे, इसको दोषारोपण की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझ करके आप कहेंगे कि हाँ मुझे सरकार ने इलेक्ट किया है। जैसे मैं भी बार बार कहता हूँ कि रेखा गुप्ता को ये इतने अपने ऊपर इतना पर्सनली नहीं लेना चाहिए। अभी कुछ ही चंद महीने हुए हैं, हम उनको थोड़ी बोल रहे हैं सब कुछ, उनको लगेगा ये कह, लेकिन एक्सेप्ट तो कम से कम कीजिए कि हाँ मैं अभी नहीं कर पाई 6 महीने में, लेकिन हम अगले 2 साल में हम करेंगे, और इसके लिए मैं, ये मेरा रोड मैप है। लेकिन ये कहना कि प्रदूषण ही नहीं है, ये तो फिर बेईमानी होगी। ये तो फिर आप है कि मेरे को तो आपकी नियत पे शक है कि आप अपने साथ भी नहीं करेंगे। आप डिनायल में हैं और उसको आप जी भी नहीं करेंगे। जी। ये जो फिर दूसरा आता है कि अगर वाहन सबसे ज्यादा है तो ये जो ईवी का जो पूरा जो चल रहा है आजकल, कई सारे काफी ज्यादा इंकरेजमेंट। देखिए ईवी क्या दो चीजें करता है ईवी। ईवी तो एक तो सबसे पहले आपको एक एक मन में दिखाता है कि आप ईवी गाड़ी चला रहे हैं, है ना। क्योंकि आपको एक ग्रीन टैग, वो फैब इंडिया पहन करके आपको लगता है कि आप सोशलिस्ट बन गए हैं, वो वाली बात है।
क्योंकि खादी आपने पहना, लेकिन खादी भी आपने 8,000 का कुर्ता पहना है भाई। तो एक वो चीज है। दूसरा चीज जो ईवी करता है वो ये करता है कि आपकी इमीडिएट पोल्यूशन को कम कर देता है, इन द सेंस आपके तेल से, आपके गाड़ी के तेल से खराब हवा नहीं निकल रही है। लेकिन आपका ईवी चार्ज किससे हो रहा है? आपका ईवी हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जो आपके घर पे सप्लाई है वो तो अभी भी कोल से है। तो आपके यहाँ पे प्रदूषण भले ही ना हो रहा हो, 200 किलोमीटर दूर में तो प्रदूषण हो ही रहा है ना। सो लार्जली ऑफ कोर्स ईवी रेवोल्यूशन होना होना चाहिए, होगा। और उसमें टेक्नोलॉजीज ऑफ एमिशंस हैं। लेकिन उसको अगर हम प्रोपोर्शनेटली लिंक नहीं करेंगे अपने सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ, तो वो फुल सर्कल जो है वो सर्कुलर नहीं बन पाएगा, वो पूरी की पूरी संभावना। और ये जो थर्मल पावर स्टेशन है इनका क्या इलाज? देखिए, हमने तो कमिट किया है कि हम तो जीरो पे जाएंगे, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि हम तो थर्ड वर्ल्ड है, हम अभी हमें भी विकास का अधिकार है। तो ग्लोबली हम दोनों बातें करते हैं। हम ये कहते हैं कि हम 2050 तक हम ये हो जाएंगे, और 2075 तक हम ये हो जाएंगे। तो ग्लोबल कमिटमेंट्स इंडिया के हैं टू बी नेट जीरो इन दैट सेंस। और उसमें वन ऑफ द मेन थिंग्स ऑफ नेट जीरो इज कोल, जीरो कोल इन दैट सेंस। लेकिन जीरो कोल पॉसिबल ही नहीं है। साथ ही साथ आप ग्लोबल फोरम पे आप बोलते हैं नेट जीरो, और क्या कहते हैं कोल जीरो इन दैट सेंस, और हमारा कोल पे डिपेंडेंस जो है उतना ही है लगभग। मतलब थोड़े से रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स बने हैं राजस्थान और गुजरात और बहुत जगहों पे, बिकॉज वो भी बहुत बड़ा एक कॉर्पोरेट सेक्टर है एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी इन दैट सेंस। और उसके ऊपर भी चर्चाएं बाद में होंगी। लेकिन वो जो लार्जली तुरंत कोल को खत्म नहीं किया जा सकता है। तो क्योंकि, और मैं भी नहीं कहता कि कोल थर्मल पावर प्लांट बंद कर दिया जाए, क्योंकि इंडिया के विकास की जो अपनी जर्नी है उसमें डिपेंडेंस, एसेंशियल सर्विसेज का डिपेंडेंस इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत ज्यादा है। हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। लेकिन जस्ट का, हाँ एग्जैक्टली, तो देयरफॉर जस्ट करना पड़ेगा, जस्ट ट्रांजिशन करना पड़ेगा, धीरे धीरे करना पड़ेगा, लेकिन उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि विदेशों ने तो अपने अपने कारखाने थर्ड वर्ल्ड में डालने शुरू कर दिए। उनकी उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, उनके प्रोडक्शन जो सिस्टम्स है वो सारे थर्ड वर्ल्ड में आ गए हैं। तो बहुत ही, और पैसा भी है उनके पास पर कैपिटा, चाहे वो लूटते हो या खतोटते हो, जहाँ से भी हो, लार्जली तो पैसा उन्होंने यहीं से ऐसे ही एक्यूमुलेट किया है। But so therefore, those standards cannot immediately apply to India, but we will have to get on that path, क्योंकि बुक वो भी हम ही है। देखिए, अभी COP30 चल रहा है, उसमें हम भले ही हम विश्व के 5 सबसे अमीर देशों को हम गरियाएं, लेकिन सच्चाई ये है कि असल में क्लाइमेट के, और आज हम और आप चर्चा कर रहे हैं वायु प्रदूषण के बारे में। पिछले महीने मैं हर चैनल पे बात कर रहा था यमुना के प्रदूषण के बारे में। उसके 10 दिन पहले, 15 दिन पहले मैं बात कर रहा था हिमालय, 1.5 महीने 2 महीने तक मैं हिमालय में जो त्रासदी और तबाही मची थी उसके बारे में चर्चा कर रहा था। तो उसके कुछ दिन पहले मैं हॉट वेव के बारे में बात कर रहा था, हीट वेव के बारे में बात कर रहा था। तो मतलब आप देखिए, तो एक पूरा का पूरा एक कैलेंडर बन गया है भारतवर्ष का, मतलब कोई भी क्लाइमेट इवेंट्स का। रोना गाना हमारा कभी भी खत्म नहीं हो सकता है इस। करेक्ट, एंड देयरफॉर वी आर एट द रिसीविंग एंड नाउ। तो मुझे एक चीज बताइए कि ये जो जैसे थर्मल पावर के बाद हम लोग न्यूक्लियर इतने क्यों नहीं हुए जितने कि। देखिए, मुझे मैं एनर्जी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन इसका जो न्यूक्लियर के ऊपर बहुत बात करते हैं, बहुत हम न्यूक्लियर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मतलब मेरा सवाल इस बात। इसके ऊपर वही, मुझे नहीं पता कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, बहुत सारे रिस्क भी हैं। आई थिंक उसके ऊपर बहुत लोगों ने काम किया है टू अंडरस्टैंड द न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम जो पूरा था, जिससे भारत और अमेरिका के बीच के संबंध में भी जो इसके ऊपर बहुत चर्चा हुई है। आई थिंक देयर अ रीजन, कोई कारण होगा जिसके कारण न्यूक्लियर सेक्टर को जो है एक्सप्लोर नहीं किया जाता है भारत जैसे देश में। एक हो सकता, इसके तो पर्यावरण रिलेटेड तो इसके इम्पैक्ट है ही, जो डंपिंग ऑफ न्यूक्लियर, चाहे वो जादूगुड़ा हो या बाकी एरियाज हो वहाँ पे। लेकिन साथ ही साथ ओवरऑल एफिशिएंसी और ओवरऑल थ्रेट, उसके ऊपर मुझे जानकारी नहीं है इतना ज्यादा कि हमारी डिपेंडेंस न्यूक्लियर। इस बातचीत को खत्म करने से पहले आखिरी बात, दिल्ली के ग्रीन कवर को ले, दिल्ली एनसीआर के ग्रीन कवर को लेकर भी है कि कैसे बहुत तेजी के साथ ग्रीन कवर घट रहा है।
हमने खुद ही देखा बीच में जब ये सेंट्रल विस्टा के नाम पे इतने सारे पेड़ जो है काट लिए गए और उसको लेकर भी बहुत डंडी मारी गई बताने में और पारदर्शिता को लेकर जवाबदेही को लेकर कोविड के समय रातों रात सब गायब कर दिए गए 100 साल पुराने पेड़। बिल्कुल। तो ये इसको भी कैसे हम मिटिगेट कर सकते हैं या ये इसके जरिए देखिए कागज पे तो पिछले कुछ वर्षों से चर्चा चल रही है कि ग्रीन बैरियर होगा। अरावली जो है सबसे बड़ा जो हमारा ग्रीन कवर एक है रिज एरिया जो है, और सबसे ज्यादा वायलेशंस जो है उस रिज एरिया में पूरे अरावली में हो रहा है। और यहाँ तो दिल्ली में तो थोड़ा सा कम है बनस्पत ये कि अगर आप राजस्थान देखें कि पूरे के पूरे जो हमारा अरावली का विंड डायरेक्शन है वहां तो पहाड़ के पहाड़ गायब हो गए, पेड़ नहीं गायब हुए, पहाड़ ही गायब हो गए खनन के कारण, लीगल माइनिंग के कारण। और लार्जली जो है एक, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी योगदान है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉम्पनसेटरी फॉरेस्टेशन होना चाहिए। तो एक बड़े पेड़ को आप काटो और 10 तुलसी के पेड़ या 10 छोटे छोटे पौधे लगा दो, आप तो आपका हो गया काम। की मतलब मारने का परमिशन ये है कि आप 10 छोटी छोटी चीजें आप ये कर लो। सो फ्रॉड है सरकार के कागज में। तो ग्रीन कवर बढ़ गया है क्योंकि ग्रीन कवर एंड फॉरेस्ट कवर टू डिफरेंट थिंग्स। बिल्कुल, क्योंकि आपने एक जंगल को काट करके अगर आपने पार्क बनाए हैं तो पार्क कैन नेवर रिप्लेस जंगल इन दैट सेंस। और साथ ही साथ आपने बहुत जगहों पे पेड़ एक कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन किया है, लेकिन जितनी भी स्टडीज हुई हैं उसमें है कि 50% से ज्यादा जो ये सर्वाइवल रेट नहीं रहा है इनका भी और ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी का भी। जो सेंट्रल विस्टा के बारे में आप बात कर रहे थे उसमें वो उन्होंने कहा था इन पेड़ों को हम ला करके कहीं और लगाएंगे, या फिर द्वारका एक्सप्रेसवे में भी बहुत सारे केजरीवाल सरकार ने ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी लेके आए थे, लेकिन उन पेड़ों का फिर क्या हुआ, सारे के सारे लगभग जो है 50 से 60% जो है वो मर गए। तो ओवरऑल होलिस्टिक एक एनवायरमेंटल प्लान, लेकिन भाई इन सबों में मतलब आप तो पॉलिटिकली अवेयर हैं, आपको शायद पता होगा, लेकिन आप अगर अपने दर्शकों से पूछेंगे और इस कार्यक्रम के माध्यम से कि भारत का एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है, तो मुझे नहीं लगता किसी को पता होगा। मतलब लगभग मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि दिल पे हाथ रख के अगर जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं 60 से 70% लोगों को ये नहीं पता होगा कि भारत का पर्यावरण मंत्री कौन है। बताइएगा मत कि ताकि इसी बहाने वो कम से कम मिला के गूगल पे जाके देख पाए कि भैया है कौन ये। और साथ ही साथ फिर स्वास्थ्य मंत्री कौन है वो भी नहीं पता होगा, पर्यावरण मंत्री कौन है ये तो नहीं पता होगा। जरूरत भी नहीं है पता होने की। देखिए आजकल मतलब जो भी यहाँ पर देश में जो भी कुछ हो रहा है, नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगता है, सब उन्हीं को जानते हैं और थोड़ा बहुत अमित शाह को जानते हैं। बाकी लोग वैसे भी मतलब सब 100वें नंबर से शुरू होता है फिर बाकी कहानी, चाहे पार्टी में हो या सरकार में हो। इसको लेकर कोई बहुत ज्यादा अपराध बोध या ग्लानि से ग्रस्त होने की जरूरत नहीं है। पर ये जाहिर तौर पे सवाल इस बात का है कि जो वादे किए जाते हैं और जो असल होता है वो आपके फेफड़े और आपके बच्चों के फेफड़े वो चुका रहे होते हैं। और शायद उसके बारे में अगर आप सोचेंगे नहीं तो शायद हमारी ना हम अपनी हवा बदल पाएंगे, ना अपनी राजनीति बदल पाएंगे, जिसकी ज्यादा जरूरत है अगर। और तो इसलिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये मतलब मेरे ख्याल से जो भी एक छोटा मोटी एक पर्सपेक्टिव पिक्चर जो है लोगों को शायद जहन में समझ में आएगी कि हम किस नरक में और किस जहर के बीच में हम रह रहे हैं, कि जहाँ पे आरओ के छठ की जो है वो पूजा हो रही है, आरओ के पानी से, यमुना के नाम पे। यमुना की जो अभी मैं बात कर रहा था किसी तो मथुरा की जो सांसद हैं वो जहाँ सबसे ज्यादा गंदगी से बहती वो कैंट आरओ का सारी बेस उसकी मॉडल है, वो उसकी मॉडलिंग करती। तो हम इस बहुत अजीब से क्या बोलते हैं अंतर विरोधों के बीच में जीवित हैं और लोग शायद क्या आपका जीवित होना काफी नहीं है? क्या ये काफी नहीं कि कल आप पुलिस पे पकड़े गए और आप पे यूएपीए नहीं लगाया गया? तो ये भी एक हमारी खुशकिस्मती का कारण हो सकता है। इसके लिए भी हमको थोड़ा बहुत प्रसाद बांटना चाहिए। बहुत शुक्रिया विमलेंदु, और आप लोगों को भी बातचीत पसंद आई, आपके काम की लगी तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। कुछ आप भी 1-2 पौधे लगाइए और अपने फेफड़ों का और अपने बच्चों का अपनी रक्षा कीजिए, अपना देखभाल कीजिए, ख्याल रखिए अपना, और अपने हम ख्याल लोगों के साथ इस बात को साझा भी करिए। बहुत शुक्रिया विमलेंदु। फिर हम लोग बाद में फिर से बात। थैंक यू। आज की ताजा खबर आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।